Hello students, welcome to CP classes. So in the previous video, we have studied about force and the types of force, right? Today we will discuss about Newton's laws of motion. But before starting this topic, we will see the experiment done by the Galileo. So Galileo had taken two inclined planes, ठीक है, and two balls, जिसमें इन्होंने क्या बताया है, मोशन और फोर्स के बीच में रिलेशनशिप बताई है. तो इनने जो दो इंक्लाइंड प्लेन लिया हुआ है, इनने क्या किया है, बॉल को उस पर रोल करा करके मोशन का क्या कॉज है उसके बारे में इन्होंने बताया है. ठीक है. और तो जो इनका काम था, उस काम में मेन बात इनने ये कही कि कोई भी फ्रिक्शन हम नहीं कंसीडर करेंगे. और इनके एक्सपेरिमेंट्स को दो थॉट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. थॉट एक्सपेरिमेंट बिकॉज कि वो सिर्फ इमेजिन किए जा सकते हैं, रियल लाइफ में नहीं पॉसिबल होंगे. ठीक है. तो देखते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था. तो सबसे पहले इन्होंने यही लिया था कि अगर फर्स्ट केस में अगर हम एक बार बात करते हैं तो एक इंक्लाइंड प्लेन में इन्होंने क्या कर रखा है, बॉल को इंक्लाइंड प्लेन पे रोल ऑन कराया है. तो रोल ऑन कराएंगे तो उसकी स्पीड क्या करेगी, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. दूसरे बार में क्या कर रहे थे कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन को इस तरीके से रख दिया, बॉल को ऊपर को धक्का लगाया, तो ऊपर को भेजा, तो इससे मतलब क्या होगा, इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जो हो जाएगी इसकी डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है. क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि नीचे की तरफ को जब वो आएगा तो ग्रेविटी उसे खींच रहा है. और वेयर एज जब सेकंड वाला केस हम देख पा रहे हैं, सेकंड केस में उसमें आपका ग्रेविटी पुलिंग इट इज गोइंग अप विद अ स्लोप व्हाइल ग्रेविटी इज पुलिंग डाउन इट. नीचे की तरफ को मतलब ग्रेविटी तो इसे अपनी तरफ को खींचेगी, लेकिन उसको कहां की तरफ को जाना है, ऊपर की तरफ को जाना है. ठीक है. रोलिंग अप साइड. ठीक. नेक्स्ट है थर्ड में इनने क्या किया, मतलब कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है. थर्ड में इनने क्या किया, द बॉल इज मूविंग ऑन अ लेवल सरफेस, इट हैज नो रीजन टू स्पीड अप और टू स्लो डाउन. तो इट इज मूविंग और कोई भी इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है. तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट 1 डन बाय हिम. ठीक. नाउ वी विल सी द एक्सपेरिमेंट 2, व्हाट ही हैड डन इन हिज एक्सपेरिमेंट नंबर 2. ठीक है. So in his second experiment, he had taken two inclined planes. ठीक है. इन्हें दो inclined plane लिया. This is 1, this is number 2. ठीक है. तो in the first drawing you can see that a ball is rolling down a slope on one side, और फिर कहाँ की तरफ को जाती है, यहाँ से आने के बाद फिर ऊपर को जाती है. ठीक है. अब ये बॉल को क्या करना है, नीचे से आके फिर ऊपर की तरफ को जाना है. ठीक है. मतलब फिर से क्या करेगी, नाउ इट विल रोल अप, मतलब ऊपर की तरफ को आएगी बॉल. ठीक है. मतलब नीचे आपने ऐसे डाली, फिर दूसरे वाले स्लोप पे अप डाउन करेगी. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले से. अब तीसरे वाले में इनने वहां से इंक्लाइन प्लेन हटा दिया और ये इसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू जाने दे रहे हैं. तो फाइनली सिंस इट हैज नो स्लोप्स टू गो अप इन द लास्ट ड्राइंग, इट शुड कीप मूविंग फॉरएवर अलोंग द लेवल सरफेस एट द कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है. तो ये दो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए और उन्होंने क्या कहा, दैट दिस इज द नेचुरल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. और यही क्या होगा, आपका नेचुरल मोशन होगा ऑब्जेक्ट का. ठीक है. तो ये इसका फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो गैलीली का. तो अब बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट द नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट द स्टेट ऑफ द रेस्ट. ठीक है. जो नेचुरल स्टेट होगी बॉडी की, वो स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं होगी. ठीक है. इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज ए चेंज इन द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. तो ये इनके स्टेटमेंट थे, उन्होंने ये कहा. और इसी स्टेटमेंट को फर्दर आगे को किसने फॉर्मुलेट करा, दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय दी सर आइजैक न्यूटन. ठीक है. तो उन्होंने फॉर्मुलेट करा दिस लॉज ऑफ मोशन बेस्ड ऑन द गैलीलियो एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि इनने क्या बात कही थी. सो नाउ लेट अस सी द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है. तो देयर आर बेसिकली हम जब बात करते हैं, देयर आर 3 लॉज. ठीक है. न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन का थर्ड लॉ. सो देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन. तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो एक एक करके बात करेंगे. जब हम सबसे पहले के बारे में बात करते हैं तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, तो अभी हमने गैलीलियो गैलीली का एक्सपेरिमेंट पढ़ा. ठीक है. तो उन्होंने उसी की बात को आगे को फर्दर और अच्छे तरीके से मोल्ड अप करके ये बात कही कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अंटिल एंड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. कोई बॉडी जो है वो रेस्ट की रेस्ट पे ही रहेगी और बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी तब तक कब तक, जब तक उसमें कोई आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं. ये जो बॉडी है वो कंटिन्यू, जैसे क्या होगा आपका, सपोज ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे है. सपोज दिस इज अ टेबल और ये रेस्ट पे है. ठीक है. ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा कब तक, जब तक मैं इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ ना लगाऊं और इसको मूव ऑन ना करूं. ठीक है. तब तक ये बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी. तो दिस वाज द न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ एंड दिस वाज बेस्ड ऑन द इनर्शिया. ठीक है. व्हाट इज द इनर्शिया. इनर्शिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो दिस इज द
टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। जो अभी हमने कहा था कि मतलब जैसे कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी और मोशन है तो मोशन ही करेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज द इनर्शिया, ठीक है। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ओनली कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मस्ट बी, ठीक है। अगर क्योंकि वहां पे इनर्शिया है, ठीक है, इट इज ड्यू टू द इनर्शिया दैट एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द बॉडी टू चेंज इट स्टेट और टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन की स्टेट को आपको चेंज करना है तो हमें क्या लगाना है, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो न्यूटन्स का लॉ था। और जब हम इनर्शिया के बारे में बात करेंगे तो बस इनर्शिया के बारे में, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगेन जब हम इसके बारे को और आगे को अच्छे से तरीके से डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट आ जाता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड आ जाता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड आ जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले जब हम बात करेंगे देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि जो बॉडी आपकी है वो अगर रेस्ट पे है तो वो किस पे रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। इसका मतलब इसमें अपनी कोई भी स्टेट को वो चेंज नहीं करेगा। इसका अगर हम एग्जांपल बताएं कि जैसे अगर एकदम से बस स्टार्ट होती है तो पैसेंजर आर थ्रोन बैकवर्ड्स, राइट। व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज द बॉडी टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट इवन आफ्टर द व्हीकल हैज स्टार्टेड मूविंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आ गई बात, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दैट इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसमें ये कहता है इनर्शिया का देखो इतना ही लॉ था कि अगर बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी और मोशन पे है तो मोशन ही करेगी। वो ही प्रॉपर्टी क्या है आपकी, वो टेंडेंसी या वो प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इनर्शिया है, राइट। तो वही मैंने अभी आपसे बताया कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा, दिस इज द रिलक्टेंस ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि एक अचानक से गाड़ी स्टार्ट होती है तो पैसेंजर को क्या लगता है, हल्का सा धक्का लगता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो मोशन में क्या है, बॉडी विल कंटिन्यू इट्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम क्या करेंगे, जैसे अगर अगर मैं साइकिल चला रही हूं और मैंने साइकिल को पेडल करना बंद कर दिया है, ठीक है, मतलब मेरी साइकिल कंटिन्यू चल रही है और मैंने एक बार साइकिल को पेडल करना बंद कर दिया है, तो वो साइकिल भी चलेगी, थोड़ी देर के लिए चलेगी ना, इट विल मूव फॉरवर्ड, राइट। इट इज दैट बाइसाइकिल विल मूव फॉरवर्ड फॉर सम टाइम इवन आफ्टर आई एम स्टॉपिंग द पेडलिंग, राइट। तो व्हाई इट इज हैपनिंग, दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ द बाइसाइकिल, ठीक है। तो ये क्या है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में तो वो क्या कहता है, दिस इज द यू कैन से दैट दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम सिटिंग इन अ मूविंग कार और यू आर सिटिंग इन अ मूविंग कार, ठीक है। जैसे आप कार पे बैठे हुए हो तो क्या होगा, यू विल बी पुश टुवर्ड्स द लेफ्ट व्हेन द कार सडनली टर्न्स टू राइट, ठीक है। जैसे ही गाड़ी कहाँ को मुड़ी, राइट को मुड़ेगी तो आपका टर्न क्या होगा, लेफ्ट की तरफ को, ठीक है। और जब एक शार्प टर्न लेगी राइट को तो इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट द पर्सन टेंड टू मूव इन दैट ओरिजिनल डायरेक्शन इज ड्यू टू द इनर्शिया एंड ही इज पुश्ड टू लेफ्ट। या फिर आप बैठे तो कहाँ की तरफ को आएगा, आपकी बॉडी में जो आपको चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ को होगा ड्यू टू इनर्शिया। So this is the inertia which is the tendency of a body to remain, if a body is at rest तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी और मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगी। So and there are three types of inertia, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction। और तीनों एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझाया कि किस तरीके से inertia of rest को होगा कहेंगे और क्या चीज होगी, तो inertia of motion का एग्जाम्पल है और डायरेक्शंस कैसे चेंज होगी तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ inertia of डायरेक्शन, ठीक है। और साथ ही साथ में एक रिलेशनशिप भी है, वो ये है कि जो हमारा जो मास होता है, मास डिपेंड्स ऑन इनर्शिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास एंड इनर्शिया, ठीक है। तो जितना ज्यादा मास होगा आपका उतना ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। सो वी कैन से दैट मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अगर जिसका जितना ज्यादा मास होगा, बॉडी विल हैव ग्रेटर द मास, और तो बॉडी में क्या होगा, उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक हो गया। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड इनर्शिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जब हम बात करते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के मोशन के बारे में, व्हाट इट इज कि जितना आप फोर्स लगाएंगे बॉडी क्या करेगी, उतना एक्सेलरेट करेगी। अगर इसको हम स्टेटमेंट्स की भाषा में बात करेंगे तो देखो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to the, अच्छा इससे पहले न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से हम स्टेटमेंट को जानने से पहले लेट अस नो व्हाट इज दिस मोमेंटम वर्ड, ठीक है। मोमेंटम क्या है आपका,
मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम, ठीक है, व्हाट इट इज, so this momentum is the property of a moving body which is defined as the product of mass into velocity, ठीक है, इसको हम इससे डिफाइन करेंगे और मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, मोमेंटम डिनोटेड बाय pp इक्वल टू mv। तो जब हम इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मास की हो जाएगी kg और इसकी क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम की एसआई यूनिट हो जाएगी, ठीक है। एंड अगेन दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसी एक ऐसी क्वांटिटी होगी, मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अब हम बात करेंगे उसके स्टेटमेंट के बारे में, व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force applied to a body. Change in momentum F is proportional to change in momentum अपॉन चेंज इन पी लिख देती हूँ अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, कितने टाइम उसने लिया हुआ है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स का सेकंड लॉ। अकॉर्डिंगली तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहीं से हमारे पास रिलेशनशिप आती है F इज इक्वल्स टू ma की और यहीं से इसका डेरिवेशन स्टार्ट होता है। नाउ लेट अस सी कि किस तरीके से हम इसको डेरिवेट करेंगे, कि कैसे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, ठीक है। नाउ सी अगर सपोज दिस इज अ बॉडी, ठीक है, हैविंग एन इनिशियल मोमेंटम p1 और इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा। और जब स्टार्टिंग इनिशियली बॉडी चल रही होगी तो u स्पीड से चल रही होगी और बाद में आते आते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इन टाइम इंटरवल t v हो जाएगी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम के बारे में जब हम कहेंगे तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम उसी के बारे में बात करें कि चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम कितने टाइम पे होगा, तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक। और अगर मैं आपसे कहती हूँ जिसकी कि इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका p2 माइनस p1 अपॉन t। दैट मीन्स मोमेंटम रेट वर्ड जहां पे हम यूज करते थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेट वर्ड में क्या आ जाएगा कि आप उस क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu, इनिशियल मोमेंटम विल बी mu और फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू mv, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू क्या होता है आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, कि मतलब वो कितना आपका मोमेंटम में चेंज हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी मीन्स क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 अपॉन t एंड दिस कुड बी रिटर्न एज कि F इज प्रोपोर्शनल टू p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मास जितना है उतना ही रहेगा, है ना, बॉडी मूव कर रही है। तो फाइनल मोमेंटम p2 माइनस p1 mv माइनस क्या आ जाएगा, mu अपॉन t, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m, अब बाहर मैंने कॉमन ले लिया v माइनस u अपॉन t, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि F इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u अपॉन t, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये क्या क्वांटिटी को डिनोट करता है, F इज प्रोपोर्शनल टू ma, a दैट इज द एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी ये साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट हम ले लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट F इज इक्वल टू kma और k की वैल्यू को अगर हम 1 पुट करेंगे तो वी विल गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड मास दैट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू ma। तो देयरफॉर like this F is equals to ma आपके पास आ चुका है। तो thus this Newton's law of motion established that an unbalanced external force, you can say unbalanced external force is required to accelerate a body, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको बात मेरे ख्याल से न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में आपको समझ में आएगी कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। और दूसरे इसमें हमें क्या समझ में आया कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है वही बॉडी को क्या करता है, आपको फर्दर एक्सेलरेट करता है, ठीक है। सो दिस वॉज द न्यूटन्स का सेकेंड लॉ एंड दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपके ये एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है और अच्छे मतलब लेंदी मार्क्स में, लेंदी क्वेश्चन में ही आता है और मतलब अच्छे मार्क्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है ये क्वेश्चन कि डिफाइन मोमेंटम एंड डिराइव द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट
सी इम्पल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स, ठीक है। जब हम फोर्स के बारे में बात करते हैं, अच्छा एक चीज और चीज रहेगी, फोर्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है आपकी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने यहाँ पे फोर्स तो निकाल ही लिया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा फोर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो F इज इक्वल टू ma आपके पास आता है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड फोर्स कैसी क्वांटिटी हो जाएगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और इसकी एसआई यूनिट अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो इसकी ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं हम, आपका न्यूटन कहते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय n, ठीक है। यही को kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। और ये क्या हो जाएगी n, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की एसआई यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी न्यूटन, ठीक हो गया। एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दिस विल डिफाइन द this Newton, ठीक है। 1 Newton is equals to 1 kg meter per second square, or you can say that 1 Newton is that force which act on a mass of 1 kg and produces an acceleration of 1 meter per second square, ठीक हो गया। आगे बात समझ में ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जब हम देखते हैं इसकी, ये तो मैंने आपको ऐसा यूनिट बताई, और जब बात करेंगे सीजीएस यूनिट में, ठीक है, सीजीएस यूनिट में क्या होती है, इसकी यूनिट डाइन होती है, ठीक है। जो फोर्स होता है उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। तो 1 डाइन इज इक्वल्स टू, ये जैसे वहां पे न्यूटन था यहाँ पर डाइन हो जाएगा, और सीजीएस में किलोग्राम था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक हो गया। तो दिस इज द 1 डाइन, so that means what it is, 1 dyne is that force which produces an acceleration of 1 centimeter square in a body of mass of 1 gram। तो ठीक है, तो 1 dyne भी आप डिफाइन कर सकते हो, 1 न्यूटन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सी आई विल टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, ठीक है। डाइन और न्यूटन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सी 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट। अगर मैं इसको अब उसमें चेंज कर दूं ग्राम में तो ये क्या हो जाएगा 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को अगर आप अब 10 की पावर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हो जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू। और ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता था आपका डाइन होता था, तो दैट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। अगर क्वेश्चन डाइन में दिया न्यूटन में चेंज करना तो आप कर सकते हैं, और बाकी आपके यूनिट कन्वर्जन्स आपको आते हैं, ठीक है, तो आप उस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको अब रिलेशनशिप मालूम पता चल गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ठीक हो गया। ठीक, अब अगर मैं बात करूं 1 किलोग्राम वेट में कितना आपका आएगा, तो वो कितना हो जाएगा 1 kg वेट में कितना न्यूटन होगा 9.8 न्यूटन, ठीक हो गया। 1 किलोग्राम वेट हम इसे कहते हैं। और सीजीएस में अगर मैं बात करूं तो 1 ग्राम वेट में कितने डाइन्स हो जाएंगे 980 डाइन्स हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये भी एक रिलेशन है तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सीजीएस सिस्टम में है आपका ग्राम वेट, और ये वाला हो गया आपका एसआई सिस्टम में, ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक, और इन एसआई एंड इन सीजीएस सिस्टम, ठीक। अब अगर यहीं पे अगर मैं आपकी साथ ही साथ में बात कर लें फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो डायमेंशनल फॉर्मूले में जब हम फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले में आएंगे तो सी वी नो दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट। और मास की क्या हो जाएगी डायमेंशंस m हो जाएगी, एक्सेलरेशन की हो जाएगी LT माइनस 2, ठीक हो गया। तो m LT माइनस 2, तो फोर्स की क्या हो जाएगी MLT माइनस 2, ठीक हो गया। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की यूनिट क्या होनी चाहिए, और फोर्स की डायमेंशन क्या होगी MLT माइनस 2, ठीक हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज द इम्पल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स, ठीक है। अब हमें फोर्स के बारे में सारी बातें पता चल गई हैं। तो नाउ व्हाट इज दिस इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। तो देखो दिस इम्पल्सिव फोर्स जो होता है ये मतलब जो फोर्स आपका शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। एन इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, तो मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे जो कोई भी फोर्स लगता है दैट इज द इम्पल्सिव फोर्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी दे दी है और साथ में इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो I इज इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू क्या होती है m इंटू ए इंटू टी, ठीक है। तो आपको ये सारी क्वांटिटी दी हुई है तो यू कैन फाइंड इट आउट द इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जब हम इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे तो देखो फोर्स की यूनिट अभी हमने पढ़ी कि क्या होती है न्यूटन होती है, और इसकी क्या हो जाएगी टाइम की क्या हो जाएगी सेकेंड हो जाएगी, ठीक हो गया। और अगर मैं इसके डायमेंशन के बारे में बात करूं तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, देखो फोर्स इंटू टाइम है अगेन फॉर्मूला। तो फोर्स की अभी हमने पढ़ी कि डायमेंशन क्या होती है MLT माइनस 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा टाइम के लिए T हो जाएगा। तो अगर मैं इसको पूरा कंक्लूड करके लिखूं तो ये क्या हो जाएगा MLT
-2 और +1 कितनी हो जाएगी, -1। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ इसका, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो अगर जैसे इसका अब इम्पल्सिव फोर्स, मतलब अगर शॉर्ट पीरियड टाइम में हम कह रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है तो वो कौन सा वाला है। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एथलीट क्या कर रहा है, एक बहुत लॉन्ग जंप मार रहा है, ठीक है, मतलब एक जंप ले रहा है वो, ठीक है, बेंडिंग हिज नीज बिफोर लैंडिंग, ठीक। तो ऐसा करने से क्या करेगा वो, अपने गिरने का टाइम, ही इंक्रीजेस द टाइम ऑफ फॉल, राइट। तो दिस डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड दिस ग्रेटली रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ फॉल। समझ में आया। तो ये चीज, जो ये एग्जाम्पल है आपका किसका हो गया, इम्पल्स का। ये सब क्या दिखा रहे हैं कि इम्पल्सिव फोर्स के बारे में और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बारे में, कि आप इंक्रीज डिक्रीज कर करके क्या कर सकते हो, इसमें जो फोर्स लगता है एट द टाइम, जो फोर्स लगता है दैट इज द इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, दैट अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, ठीक है। तो हमें कितना दे रखा है, मास सीधा सीधा दे रखा है। जो चीज पहले हमें न्यूमेरिकल में जो चीज दी होती है ना, आप डायरेक्ट लिख लिया करिए, क्वेश्चन को आगे को फर्दर पढ़ते रहना, क्योंकि फटाफट अगर हमें समझ में आने कि ये दिया है तो न्यूमेरिकल से आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। डरते हैं ना न्यूमेरिकल के, फिजिक्स में न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो वो ईजी होते हैं, जितना हम डरते हैं उतने ज्यादा टफ तो नहीं होते हैं। फिलहाल बस इसकी एक यही ट्रिक है, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी है, मुझे पता चला कि इसे ये क्वांटिटी दी गई है तो मैं इसको लिख लिया करती हूँ, ठीक है। एंड प्रोड्यूसेस इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 0.2, फिर ए आपको दे रखा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगना है, F = ma। और जब आप इसको ऐसे फॉर्मूले में आप डायरेक्ट रखेंगे, कुछ कन्वर्जन्स भी नहीं है क्योंकि सब ऐसा यूनिट में ही कन्वर्टेड है ऑलरेडी, तो इसका आंसर हो जाएगा F = 2 न्यूटन, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बाकी करेंगे हम न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर के, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो जब हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं, सबसे इजी लॉ यही है मेरे ख्याल से, इजी इन द सेंस कि जो हमें पता है कि एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इस पे आपका लगेगा कि अगर आप एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी डेफिनेटली आपके पास आएगा। एंड एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये क्या कर रहा है, एक यहाँ पे इंसान हमें दिख रहा है जो कि बोर्ड से नीचे जंप लगा रहा है, तो अगर ये आगे को फोर्स लगाएगा तो ये बोर्ड पे भी फोर्स पीछे को लगेगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टडी द न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक। इफ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बी, देन बी ऑल्सो मस्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो बस इसमें एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि फोर्स क्या लगेगा, आपका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है। अगर जितना फोर्स आप इधर को लगा रहे हैं इतना ही फोर्स आप इधर, अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स इधर तरफ से लगा रहे हैं तो 5 न्यूटन का फोर्स दिस साइड से भी लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज द न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, देन ऑब्जेक्ट बी मस्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट बैक ऑन एन ऑब्जेक्ट ए। तो दिस लॉ रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन सिमेट्री इन द नेचर, दैट मीन्स दैट फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, ठीक है। अगर हम क्या लगा रहे, एक जना फोर्स नहीं लगा सकता, दोनों ही तरफ से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस टाइप का होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक हो गया। एंड दिस इज नोन एज द न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड सी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, कि व्हेन यू जंप ऑफ अ स्मॉल रोइंग बोट ऑन टू द वाटर, यू विल पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स द वाटर, राइट। होता है ऐसा, हम सबके साथ होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि दोनों ही तरफ से फोर्स लग रहा है, पुश एंड पुल, ठीक। तो इसी तरीके से दूसरा अगर हम बात करते हैं बलून में भी, ठीक है, व्हेन एयर रशेस आउट ऑफ बलून द अपोजिट रिएक्शन इज दैट बलून फ्लाइज अप, होता है नहीं होता ऐसा। दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो ऐसे देयर आर सेवरल अदर एग्जांपल्स व्हिच एक्सप्लेन्स द न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज द एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। और अगर मैं आपसे इसमें कहूँ बॉल के बारे में, तो जो फास्ट बॉलर होगा ही हैज टू पिच द बॉल वेरी हार्ड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो द ग्राउंड एक्सर्ट्स, तो क्या होगा, तो ग्राउंड में तो उतना ही फोर्स लगाएगा ऑन द बॉल, सो दैट दिस बाउंसेस द बॉल एट द डिजायर्ड हाइट, ठीक। तो ये भी किसका एप्लीकेशन है, आपका न्यूटन्स के थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। सो देयर आर सेवरल द एग्जांपल्स व्हिच एक्सप्लेन्स द न्यूटन्स ऑफ थर्ड लॉ, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जब हम बात करते हैं, कोई भी अगर वर्ड हमने पढ़ लिया कंजर्वेशन, तो दिस मीन्स दैट कंजर्वेशन में क्या वर्ड आ जाएगा आपका, कि वो किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि कंजर्वेशन जहाँ पे आपने पढ़ लिया ना, तो बस आप एक चीज ध्यान रखें कि नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड के बारे में आप
ध्यान रख लें, चाहे वो किसी का भी कंजर्वेशन है। तो ये वही बात कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये क्या रहता है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट कि for two or more bodies in an isolated system acting upon each other, their total momentum remains constant until and unless an external force is applied। ठीक है, तो अगर मैं सीधी सी भाषा में बात करूं तो मोमेंटम को नहीं आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो वो क्या रहेगा, आपका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो it will be conserved, neither created nor destroyed, only it can transform from one form to the another form। वो एक फॉर्म से क्या करेगा, आपके दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसका देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरिफिकेशन भी मिला है, तो वो वेरिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो सी इसका हम डेरिवेशन निकालते हैं कि किस तरीके से हम, सपोज हमने दो बॉडीज ली हैं, सपोज वी हैव कंसीडर टू बॉडीज, दैट इज बॉडी ए एंड बॉडी बी। दिस इज ए बॉडी और दिस इज बी बॉडी। ठीक है, जिनका मासेस क्या होगा, ए का मास m1 है, इसका मास क्या है, m2 मास है, और इनिशियली u1 से और ये u2 से चल रहा है। ठीक है, दोनों ही चल रहे हैं। ये इनके बीच में डिस्टेंस को नहीं दिखाते हम, देखिए, अच्छा ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। ठीक है, ए है, मास इसका m1 है, u1 स्पीड से चल रहा है। ये b बॉडी है, इसका मास m2 है और ये u2 स्पीड से चल रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है, दोनों ही लेट द टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर। ये दोनों बॉडी क्या करी, एक दूसरे को कोलाइड करी, लास्टिंग फॉर द t सेकेंड्स, मतलब t सेकेंड्स के लिए इनने कोलाइड करा। तो कोलाइड आफ्टर t टाइम के बाद क्या हुआ, दोनों ही फिर अपनी अपनी स्पीड से चलने लगी। अब इसका क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई है फर्स्ट वाले की, और दूसरे वाले की क्या हो गई है, आपकी वेलोसिटी v2 हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। तो देखो ये क्या कहता है, वो आपका आफ्टर कोलिजन, ये हो गया आपका बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन, और ये क्या हो गई आपकी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो जो F1 लगेगा कि Fa जो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए के जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू P1/T, राइट, T टाइम के लिए हुआ। और दूसरे पे जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू P2/T, ये भी सेम रहेगा। अब उसके बाद हमने क्या कहा था, अभी न्यूटन्स का लॉ हमने जब पढ़ा तो हमने ये कही बात कि अगर एक बॉडी दूसरे, जब जैसे ही ये दोनों टकराए होंगी, अगर इसने इस पे फोर्स लगाया होगा तो इसने भी इस पे क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा, राइट। तो अब देखो जब ये फोर्स लगाया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि F2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F1। ठीक है, जितना फोर्स उस पर लगाया वो क्या होगा, उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के बारे में बात करी गई थी। दैट मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑन सेकेंड इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड ऑन फर्स्ट। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा P2/T और इक्वल टू माइनस डेल्टा P1/T। ठीक हो गया, तो P2 की वैल्यू, डेल्टा के बारे में बात कर रहा है तो P2 क्या हो जाएगा, M1V1 माइनस M1U1, और P2 के बारे में, सॉरी P2 के बारे में जब हम कह रहे हैं तो M2V2 माइनस M2U2। ठीक है, और उसका क्या हो जाएगा M1V1 माइनस, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में है ना, क्योंकि P के बारे में मैंने आपको बताया कि M/V है, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आपकी M2V2 माइनस M1U1 अपॉन T। ठीक है, इसी तरीके से इक्वल टू माइनस ऑफ इसका हो जाएगा M1V1, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस M1U1। ठीक है, अपॉन में आ गया T से तो T कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, अब हमें ऑन रीअरेंजिंग वी विल गेट, हम U वाले इनिशियल वाले इकट्ठा एक साइड रख लेते हैं और V वाले एक साइड रख लेते हैं, तो वी विल गेट M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। तो दिस इज the conservation of momentum, which is stating that total momentum before collision, नहीं V1 है ना ये, ठीक है, आप इसको रीअरेंज कर लीजिएगा, U1 वाला इस साइड लिख लीजिएगा, V1 वाला उस साइड लिख लीजिएगा। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो यही बात आपकी क्या स्टेट करती है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, क्योंकि वैल्यूज तो क्या होगी, दोनों ही इक्वल हो चुकी है बाय फॉर्मूला। तो दिस इज द कंजर्वेशन, न्यूटन्स का थर्ड लॉ
law of conservation of momentum, not third law of conservation of momentum, that momentum can neither be created nor destroy, सिर्फ वो एक फॉर्म से क्या हो चुका है दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सका है, दैट मीन्स दिस इज कंजर्व। ठीक हो गया, तो दिस इज द डेरिवेशन। अगेन दिस डेरिवेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो और ये आती भी है और ये सभी के स्कूल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट इज दैट अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक आई गेस। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, अ बॉम्ब ऑफ मास 6 kg, बॉम्ब हमें दे रखा है 6 kg का मास है, इनिशियली इट एक्सप्लोड्स into टू फ्रेगमेंट्स होगा, into 2 fragments of 4 kg and 2 kg। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, टोटल मास दे रखा है, तो m1 इक्वल टू कितना ले लेते हैं हम, चलो 4 kg ले लिया, और m2 इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पे आपका 2 kg। ठीक हो गया, उसके बाद देखो इनिशियली एट रेस्ट है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इनिशियल मोमेंटम अगर मुझे निकालना है तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu। ठीक है, m इंटू यू, यानी कि जो टोटल मास है और इसका इनिशियली क्या है वो एट रेस्ट है, तो m इंटू यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं जो इनिशियल मोमेंटम हम निकाल चुके हैं, इसका इनिशियल मोमेंटम क्योंकि बॉडी एट रेस्ट है, तो अब हम लगाते हैं आपका क्या, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, शुरू फर्स्ट मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, मैंने यहाँ पे पी से दिखाया, चलो एम से दिखा लेते हैं, तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियल तो क्या हो चुका आपका यहाँ पे 0 हो चुका, क्योंकि बॉडी एट रेस्ट अगर होता है, तो जब न्यूमेरिकल सेशन हमने लिया था तभी मैंने आपको बोला था बॉडी अगर रेस्ट पे तो यू क्या होगा, हमेशा 0 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, m1v1 प्लस m2v2, और इनकी यहाँ पे हमें हर चीज दे रखी है कि वो क्या कर रहा है आपका, it is moving with the velocity of 5 meter per second। तो find the velocity of the 2 kg मास, तो हमें 2 kg मास के लिए क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो क्या आ जाएगा, m1 की जगह 4 रखेंगे, 4 इंटू, और m2 की ये v1 की जगह आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू v2। ठीक है, तो 2 kg मास के लिए हमें निकालनी है कि क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0, और ऑन सॉल्विंग 5 4 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा ना, ये 0 माइनस 20 हो जाएगा, तो माइनस 10 आ जाएगा, तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये माइनस जो साइन है, दिस नेगेटिव साइन ऑफ v2 इज इम्प्लाइंग दैट कि 2 kg का जो मास है वो क्या मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है टू दी 4 kg के मास के। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, सिर्फ उसका साइन को बता रहा है कि वो उसके अपोजिट मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके आप और भी न्यूमेरिकल्स करिएगा, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। ठीक हो गया, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज दिस। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम। ठीक है, बुलेट का मास दे रखा है 5 ग्राम विच इज फायर्ड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास, सेकंड m2 मास दे रखा है, ये हो गया आपका m1 का मास हो गया, और ये हो गया आपका m2 मास, और रिकॉइल वेलोसिटी दे रखी है पिस्टल की ये 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो m1 हमें दे रखा है, m2 हमें दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट हमें निकालनी है, और दूसरी वेलोसिटी आपको दे रखी है। तो अगेन नाउ यू कैन यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी बुलेट की, इनिशियली तो क्या है एट रेस्ट, तो u 0 हो जाएगा, u1 u2। ठीक है, तो ये रिकॉइल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी, तो यानी कि 0 इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू देखो, एक चीज है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड यूनिट्स में नहीं कन्वर्टेड है, तो 5 ग्राम को हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करा, तो 0.05 आपका kg आया है। तो ऑन सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग v1 इक्वल टू 450 मीटर पर सेकेंड। तो हेंस द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल इज 450 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप इसके और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो आप करिएगा, और नहीं आते तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज का टॉपिक पूरा समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज आई गेस वर्क एंड एनर्जी और ग्रेविटेशन। आई विल सी, आई थिंक ग्रेविटेशन करेंगे हम। ठीक है, टिल देन ओके, टेक केयर, बाय बाय, एंड यस यू हैव टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो अब आप लोगों ने कर दिया, और जो नए हैं वो जरूर प्लीज सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट लिखें। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट टू देम, दे कैन आस्क टू मी डायरेक्टली। ठीक है, आई विल सॉल्व देयर क्वेरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।